आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। साल 1981, मुंबई। शहर के एक मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। ऑडिटोरियम की कुर्सियों पर मीडिया कर्मी बैठे हुए थे। उन्हें इंतजार था हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारे का, जो आज कुछ ऐसा बताने वाला था जो कल अखबारों की सुर्खियां होता। कॉन्फ्रेंस रूम में अचानक गतिविधियां तेज हो गईं। अभिनेता अपनी बीवी और बच्चों के साथ दाखिल हुआ। कैमरा फ्लैशेस उसके ऊपर चमकने लगे। चेहरे पर थोड़ी सी चिंता लिए वो अभिनेता अपनी जगह बैठा और बोला, आप सभी का धन्यवाद मुझे 2 दशक से ज्यादा वक्त तक इतना चाहने के लिए। आज भी मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए, स्टारडम, पैसा, सब कुछ। मगर फिर भी मैंने फैसला किया है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दूंगा और अमेरिका में अपने गुरु भगवान रजनीश की शरण में चला जाऊंगा। यह खबर पत्रकारों के लिए नई नहीं थी। उन्हें अंदाजा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन अगली सुबह जब खबर अखबारों में आई तो सब अवाक रह गए। लिखा था, हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार विनोद खन्ना ने लिया सिनेमा से संन्यास। नमस्कार, मेरा नाम नितिन ठाकुर है और आज नामी गिरामी में कहानी हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार कहे जाने वाले विनोद खन्ना की, जिनके स्टारडम की तुलना लोग अमिताभ बच्चन से करते थे। भारत पाकिस्तान बंटवारे का ऐलान हो चुका था। देश भर में हिंदू मुसलमानों के बीच पड़ी फूट दंगे की शक्ल ले रही थी। लोग विस्थापित हो रहे थे और इसी कड़ी में कृष्णचंद खन्ना अपनी पत्नी कमला और बेटे विनोद के साथ पेशावर छोड़कर बंबई के लिए रवाना हो गए। अनजान शहर में परिवार पालने की चुनौती कृष्णचंद के ऊपर हावी थी, लेकिन उन्होंने इसका मुकाबला किया और 1.5 दशक में ही शहर के जाने पहचाने नाम बन गए। उन्हें उम्मीद थी कि सिडेनहैम कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे विनोद उनके बिजनेस को और ऊंचाई देंगे। लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि जिस विनोद में उन्हें अपने बिजनेस का भविष्य दिखाई दे रहा था, वो अपना भविष्य क्रिकेट में तलाश रहे थे। द लल्लन टॉप में सिनेमा एडिटर गजेंद्र भाटी बताते हैं, विनोद खन्ना कहते थे कि मेरा पहला प्यार फिल्में नहीं क्रिकेट है। उनका कहना था कि करियर में उन्होंने जितने भी रोल किए हैं उन्हें निभाने में जितनी ताकत लगी उससे कई गुना ताकत और टैलेंट है वो क्रिकेट में लगता है, क्योंकि क्रिकेट में कोई रीटेक्स नहीं होते। एक्टिंग में आप रीटेक ले सकते हो। उनकी बहुत दिलचस्पी थी क्रिकेट में। जब सुपरस्टार्स और फिल्म स्टार्स के क्रिकेट मैचेस होते थे तो उसमें भी विनोद का खेल था वो सबसे डिफरेंट होता था। उनकी टेक्निक बहुत अच्छी होती थी, सुपीरियर किस्म का क्रिकेट होता था उनका। और उनको क्रिकेटर्स में सुनील गावस्कर बहुत पसंद थे, उनका एग्जाम्पल वो बार बार देते थे। और फिल्मों में आने से पहले जितनी उनकी दिलचस्पी एक्टिंग में थी उतनी क्रिकेट में भी थी। वो इंडिया के एक ऑलराउंडर थे, एकनाथ सोलकर, उनके साथ प्रैक्टिस करते थे, खेलते भी थे हिंदू जिम में। 4थे नंबर पे बैटिंग करते थे वो। एक्टिंग के अलावा जो 2 चीज़ें उन्हें बहुत पसंद थी उनमें से एक था क्रिकेट और दूसरा था अध्यात्म। क्रिकेट से मोहभंग हो जाने के बाद विनोद अब परिवार के बिजनेस को ही आगे ले जाने की सोच रहे थे। लेकिन इसी दौरान एक घटना घटी। ये 60 का दशक था। हिंदी सिनेमा नए हीरो की तलाश में था और एक्टर सुनील दत्त इसी का फायदा उठाकर अपने भाई सोमदत्त को लॉन्च करना चाहते थे। मगर ये दौर मल्टी स्टारर फिल्मों का भी था, लिहाजा उन्हें एक और चेहरे की तलाश थी जिसकी उम्र कम हो और वो सोमदत्त के साथ फिट बैठ सके। इसी उधेड़बुन में डूबे सुनील दत्त की मुलाकात हुई विनोद खन्ना से। दोनों एक पार्टी अटेंड करने आए थे। सुनील दत्त ने विनोद से कहा, मैं तेलुगु फिल्म कुमारी पेन्न का हिंदी रिमेक बना रहा हूं। अपने भाई सोमदत्त को लॉन्च करना है। उस फिल्म में मुझे एक और यंग हीरो की तलाश है। क्या तुम वो रोल करना चाहोगे? विनोद का झुकाव भी तब थोड़ा बहुत हिंदी फिल्मों की तरफ तो था, लेकिन इसमें वो अपना भविष्य नहीं देखते थे। मगर एक बार जब सुनील दत्त की तरफ से ऑफर आया तो विनोद खन्ना सोच में पड़ गए। बहुत सोचने विचारने के बाद आखिरकार उन्होंने हां कर दी और वो फिल्म साइन हो गई। विनोद ने फिल्म तो साइन कर ली थी, लेकिन एक बड़ी दुविधा थी। दुविधा यह कि घर वालों को फिल्म के बारे में कैसे बताया जाए। तब फिल्म के कलाकारों को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था और एक अच्छे बिजनेसमैन परिवार से आने वाले विनोद के घर में तो फिल्मों में काम करना दंड भोगने जैसा था। विनोद ने इस मुसीबत को थोड़े दिनों तक टाल दिया और सोचा कि जब फिल्म शुरू होगी तब घर वालों को इत्तला कर देंगे।
मगर शूटिंग की तारीख पास आने के बजाय दूर जाने लगी। कहानी पर काम कर रहे सुनील दत्त ने किसी कारणवश बीच में ही फिल्म छोड़ दी और एक नई कहानी की तलाश में जुट गए। विनोद को यह बात हजम नहीं हुई। उन्होंने सुनील दत्त से इस बारे में बात की। दत्त साहब ने भरोसा दिलाया कि अगली फिल्म में सोम दत्त के साथ विनोद भी होंगे। इस बात ने विनोद को उम्मीद जगाई। कुछ ही महीनों के बाद एक नई फिल्म की कहानी पर काम होने लगा और 1969 में फिल्म पर्दे पर थी। सोम दत्त फिल्म के हीरो थे और विलेन के रोल में थे विनोद खन्ना। फिल्म का नाम था मन का मीत। फिल्म पर्दे पर तो आ गई, लेकिन विनोद के घर वाले इससे नाखुश थे। कहा जाता है कि जब विनोद ने मन का मीत फिल्म की बात अपने घर पर बताई तो उनके पिता ने उन पर बंदूक तान दी। विनोद खन्ना के पिता एक कपड़ा व्यापारी थे। पार्टीशन के बाद इंडिया आए थे, बहुत स्ट्रगल का जीवन रहा था, तो वे नहीं चाहते थे कि बेटा है वो कुछ और करे। वो चाहते थे कि सिक्योर जॉब करे, उनका कारोबार, कपड़े का कारोबार संभाले। लेकिन स्कूल में एक प्ले करने के बाद विनोद खन्ना का रुझान एक्टिंग की तरफ हो गया और कॉलेज में भी एक थिएटर ग्रुप उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो बेसिकली एक्टिंग का उन्होंने मन बना लिया था, इस दिशा में बढ़ रहे थे। विनोद खन्ना की खुशी का ठिकाना नहीं था। घर पहुंचे एक्साइटमेंट में कि पिता को बताएंगे तो कितना गर्व करेंगे कि सुनील दत्त जैसे बड़े स्टार ने उनको ऑफर की फिल्म, जो हर किसी को नसीब नहीं होती। लेकिन पिता को जैसे ही बताया, पिता गुस्से से आग बबूला हो गए। इतनी बात बढ़ गई कि उन्होंने पिस्टल निकाल लिया और बोला कि भाई फिल्मों में गए, बॉलीवुड में गए तो गोली मार दूंगा। फिर उनकी माँ ने बीच बचाव किया, वो बीच में आई। उन्होंने कहा कि पिता किशन चंद से कहा कि भाई इसका मन है तो जाने देते हैं, और कहा कि भाई इसको खुद आजमाने देते हैं अपने जीवन की चीज़ को। और फिर बाद में ये तय हुआ कि अगर 2 साल में वो फिल्म इंडस्ट्री में कुछ नहीं कर पाते हैं तो वो लौट के आएंगे और बिजनेस संभालेंगे। तो इस नोट पे हुआ। और लेकिन 2 साल की आवश्यकता नहीं पड़ी। 1969 में मन का मीत रिलीज हुई थी और उसके बाद विनोद इंस्टेंट स्टार बन गए थे। फिल्म की रिलीज होने की 1 हफ्ते के भीतर उनके पास 15 और फिल्में थी। 15 और फिल्में वो साइन कर चुके थे। मन का मीत फिल्म से भाई सोमदत्त की सफलता की आस लगाए बैठे सुनील दत्त का गणित गलत साबित हो गया। फिल्म हिट तो हुई, लेकिन इसका फायदा सोमदत्त को नहीं बल्कि विनोद खन्ना को हुआ। 2 हफ्ते के भीतर उनके पास 10 से ज्यादा फिल्मों की स्क्रिप्ट थी। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर उन्हें हीरो और विलेन दोनों रोल के लिए साइन करना चाहते थे। पिता से 2 साल की मोहलत लेकर फिल्मी दुनिया में आए विनोद के लिए ये नई उम्मीद थी। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे धड़ाधड़ फिल्में साइन करनी शुरू कर दी। पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना ने लोगों के बीच विनोद की चर्चा छेड़ दी और इस चर्चा को ज्यादा हवा मिली 1971 में आई फिल्म मेरा गांव मेरा देश से। धर्मेंद्र के अपोजिट डाकू का किरदार निभा रहे विनोद ने इस फिल्म से सबको अपना कायल बना लिया। फिल्म ने एक नए युग को जन्म दिया, जहां एक्शन, रोमांस, ड्रामा तीनों का तड़का था। इस फिल्म के आते ही मानो जैसे बॉलीवुड में डाकुओं पर आधारित फिल्मों की लाइन लग गई, जहां विनोद खन्ना को हर कोई आइडियल डाकू के रूप में देखने लगा। डाकुओं पर हमेशा फिल्में बनती रही हैं, जैसे कि बहुत आइकॉनिक फिल्म्स हैं जो मेरा गांव मेरा देश से पहले भी आ चुकी हैं। जैसे राज कपूर और प्राण की जिस देश में गंगा बहती आई थी। दिलीप कुमार की आइकॉनिक मास्टरपीस फिल्म थी गंगा जमुना, वो 61 में आई थी। सुनील दत्त की फिल्म आई थी 63 में, मुझे जीने दो। ये तीनों बहुत यादगार फिल्में थी। 71 में राज खोसला की फिल्म आई मेरा गांव मेरा देश। इसमें धर्मेंद्र थे और विनोद खन्ना थे। विनोद खन्ना ने मेन विलन का रोल निभाया था। लेकिन 71 के बाद डाकुओं पर बनने वाली फिल्में और फ्रीक्वेंट हो गई, ये ज़रूर कहा जा सकता है। जैसे 75 में शोले आई थी। अब कहने को कहा जा सकता है कि सबसे बड़ी मास्टरपीस वो थी इस जॉनर में, तो उसी ने जन्म दिया होगा। लेकिन शोले में कई चीज़ें जो दिखाई गई थी वो मेरा गांव मेरा देश में 4 साल पहले ही दिखाई जा चुकी थी। जैसे कि शोले में ठाकुर का रिटायर्ड पुलिस वाले का किरदार होता है, वो 2 चोरों को हायर करता है डाकुओं से लड़ने के लिए, गांव को बचाने के लिए, अकीरा कुरोसावा की 7 समुराई की तर्ज पे। ठीक उसी प्रकार मेरा गांव मेरे देश में भी धर्मेंद्र का किरदार चोर होता है और उसको एक पूर्व फौजी है वो अपने शरण में लेता है, उसे सुधारता है, उसके हृदय परिवर्तन करता है और डाकुओं से वो अंत में किरदार लड़ता है। मेरा गांव मेरा देश कामयाब फिल्म थी। आज भी विनोद खन्ना का जो विलन का किरदार है वो याद किया जाता है। विनोद की तुलना अब अमिताभ बच्चन से होने लगी थी, लेकिन कामयाबी के लगातार झंडे गाड़ रहे विनोद का दूसरा पहलू भी था। लोगों के बीच स्टारडम हासिल कर चुके विनोद अशांत होते जा रहे थे। काम का प्रेशर इतना ज्यादा कि वो डिप्रेशन में चले गए। एक रोज डायरेक्टर महेश भट्ट ने विनोद को पुणे के एक आश्रम जाने की सलाह दी और कहा कि वहां उन्हें मन की शांति जरूर मिलेगी। विनोद मान गए और अब उनके जीवन में एंट्री हुई रजनीश की, जिन्हें हम ओशो के नाम से जानते हैं। आचार्य रजनीश से हुई पहली मुलाकात में ही विनोद उन पर अपना सब कुछ हार गए। रजनीश को स्वीकारने के बाद शनिवार और रविवार का वक्त वो रजनीश आश्रम में बिताने लगे, जहां उन्हें स्वामी विनोद भारती के नाम से पुकारा जाता।
ये 1975 का साल था। आध्यात्म की ओर जाने के बावजूद उनके करियर में कोई गिरावट नहीं आई। 2 बरस बाद 1977 में विनोद अमिताभ और ऋषि कपूर के साथ एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म थी अमर अकबर एंथनी। इसमें वो अमिताभ के बड़े भाई अमर के किरदार में थे। एक सीन में उन्हें अमिताभ को बुरी तरह मारना था और जेल में बंद कर देना था। इस सीन के बारे में जब फिल्म से जुड़े लोगों को पता चला तो सबने आपत्ति जाहिर की। उनका कहना था कि अगर अमिताभ विनोद से मार खाएंगे तो फिल्म पिट सकती है, क्योंकि कोई भी दर्शक अमिताभ का दूसरे हीरो से मार खाना मंजूर नहीं करेगा। मगर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मनमोहन देसाई इस सीन पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि ये फिल्म की डिमांड है, ये सीन जरूर होगा और लोग इसे पसंद भी करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इस सीन और फिल्म को काफी सराहा गया। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसने विनोद के कद को अमिताभ से भी ऊपर ला खड़ा किया। मगर बहुत जल्द सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि आचार्य रजनीश अमेरिका रवाना होने वाले थे और उनके साथ जाने वालों में एक नाम विनोद खन्ना का भी था, जिन्होंने हिंदी सिनेमा त्यागने का फैसला लिया था। दरअसल विनोद खन्ना को बचपन से ही एक स्पिरिचुअलिटी के प्रति आकर्षण था, न जाने किस वजह से। बचपन में वो साधुओं के आसपास घूमते थे और कौतूहल से दिखते थे। जवान हुए तो एक्टिंग की तरफ इंटरेस्ट था, क्रिकेट खेल रहे थे, लाइफ के मजे भी ले रहे थे और जीवन के सवालों के जवाब भी ढूंढ रहे थे। मेरा गांव मेरा देश 71 में आई थी तो उसके प्रोडक्शन मैनेजर महेश भट्ट थे। वो ओशो की तरफ आकृष्ट हो चुके थे। इसी तरीके से गाइड बनाने वाले डायरेक्टर विजय आनंद भी ओशो से प्रभावित थे और इवन संन्यास ले चुके थे ओशो के आश्रम में। तो विनोद खन्ना को अपने सवालों के जवाब है वो ओशो का रेफरेंस मिलने के बाद हुआ। उनको सुनने लगे, मुलाकात हुई और 26-27 साल के जब वे थे विनोद खन्ना, तो उनको मौत को लेकर ऐसे एक्सपीरियंस हुए कि वो विनोद खन्ना ओशो के पास चले गए। विनोद ने बताया कि भाई मौत ने जिंदगी की सच्चाई से मेरा सामना करवा दिया। मेरे परिवार में 6-7 महीने में एक के बाद एक 4 लोग मर गए। उनमें मेरी माँ भी थी। मेरी माँ बहुत अजीज थी। एक मेरी बहन थी, बहुत प्यारी बहन थी। तो मेरी जड़ें हिल गई और इसके बाद सोचा कि भाई एक दिन तो मैं भी मर जाऊंगा, तो मैं तो खुद के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तो ये प्रश्न जब आए तो दिसंबर 1975 में उन्होंने फैसला किया कि मुझे ओशो के पास जाना है और वे वहाँ उनके प्रवचन में दर्शन में गए। ओशो ने पूछा कि भाई क्या तुम सन्यास के लिए तैयार हो? और उनका मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे आपके प्रवचन अच्छे लगते हैं। फिर 82 आया जो कल्मिनेशन था। 82 में विनोद पूरी तरीके से रेडी हो चुके थे, फिल्म सारी शूट करके खत्म कर चुके थे, नए प्रोजेक्ट लेने उन्होंने बंद कर दिए थे। और एकाएक मुंबई के अंदर भूचाल आया एक दिन, जब होटल सेंटूर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जो कि आमतौर पे तब ऐसी बात नहीं थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार लोग खुद बुलाते थे इंडिविजुअली। मरून रंग का चोला और ओशो की तस्वीर वाली मणकों की माला उनके गले में थी और वो बिल्कुल सन्यासी के भेष में आए थे। पत्नी और बच्चे साथ में थे। विनोद ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से कहा कि मैं फिल्में छोड़ रहा हूँ और सन्यास की घोषणा उन्होंने कर दी। सन्यास की घोषणा करके और सब छोड़ छाड़ के वो अकेले अमेरिका के ओरेगन चले गए, जहाँ पे ओशो रजनीशपुरम बसा रहे थे और वहां जाके वो ओशो के आश्रम में माली बन गए। अमेरिका में रजनीश आश्रम बंद हो जाने के बाद 1987 में विनोद फिर से बंबई आ गए और फिल्मों में अपनी दूसरी पारी की शुरुआत कर दी। इस साल विनोद खन्ना की 2 फिल्में आईं, इंसाफ और सत्यमेव जयते। दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं। मुझे कसम है इस मजदूर के बहते हुए खून की। मैंने भी तुम्हारी लाशों को बेचकर इसके जख्म का मरहम नहीं खरीदा तो मेरा नाम भी अर्जुन नहीं। ये विनोद की वापसी का ऐलान था। ऐलान जो ये बता रहा था कि 5 साल बाद भी लोगों के भीतर से विनोद खन्ना की दीवानगी खत्म नहीं हुई। वो उन्हें अब भी उतना ही पसंद करते थे जितना पहले। अमेरिका जाने के 2 साल बाद विनोद और उनकी पत्नी गीतांजलि अलग हो गए थे, लेकिन अमेरिका से आने के बाद उन्हें नया जीवन साथी मिला, कविता। आज तक रेडियो में हमारे साथी सूरज कुमार से ये किस्सा सुनिए। विनोद खन्ना और कविता की जो मुलाकात है वो एक पार्टी में हुई थी और एक इंटरव्यू मुझे याद है कि कविता ने उसमें बताया था कि महीने भर तक जब विनोद उनसे मिले, उनसे डेट करने के लिए कहते रहे, जोर डालते रहे, मगर कविता जो है वो टालती रही, क्योंकि कविता तब 28 साल की थी और विनोद की उम्र शायद 40 के पार थी, क्योंकि 12-13 साल का जो फासला है उन दोनों के बीच है। तो कविता को ये डर था, क्योंकि विनोद एक अच्छे खासे सुपरस्टार थे और ओशो के आश्रम से भी होकर आ रहे थे और उस दौरान उन्होंने कम बैक भी किया था, तो उनको लेकर काफ़ी चर्चा थी। और उस दौरान अगर कविता विनोद के साथ बाहर दिखती तो खूब सारी जो सुर्खियां हैं वो बनने लगती और वो ये नहीं चाहती थी। लेकिन जो विनोद है वो ट्राई करते रहे, लगातार महीने भर उन्होंने कोशिश की और उसके बाद फाइनली कविता जो है वो डेट पे चलने के लिए राज़ी हो गई थी। और जब राज़ी हो गई तो हो गई। उसके बाद फिर लगातार मुलाकात शुरू हुई, लेकिन
एक चीज़ थी जो विनोद खन्ना ने पहले ही क्लियर कर दी थी कविता के सामने कि वो जो रिलेशनशिप है उससे वो शादी तक ले जाने के लिए अभी तैयार नहीं है, मतलब शादी नहीं करना चाहते हैं। ये एकदम क्लियर कर दिया था कविता के सामने। और कविता ने कहा कि कविता को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार था विनोद का उसे उन्होंने एक्सेप्ट किया था और उनके साथ टाइम बिताना उन्हें काफ़ी अच्छा लगता था। इसलिए विनोद के साथ अगर वो ताउम्र बिना शादी किए भी गुजारना चाहें तो वो गुजार सकती थी। हालांकि इसको लेकर जो कविता के घर वाले थे वो इसके खिलाफ थे और उन्होंने कहा कि विनोद खन्ना क्योंकि फिल्म स्टार है वो छोड़ देगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा, इस तरह के तमाम उदाहरण दिए कविता के सामने। लेकिन कविता नहीं मानी थी, सब कुछ यूं ही चलता रहा। लेकिन एक रोज़ हुआ यूं कि विनोद खन्ना के मन में अचानक ये ख्याल आया कि अगर वो किसी को डेट कर रहे हैं तो उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि समाज है और भी कई तरह के लोग हैं जो विनोद के कारण कविता पे उंगली उठा रहे थे। ये विनोद को अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो एक रोज़ बैडमिंटन खेल रहे थे और बैडमिंटन खेलने के तुरंत बाद ही वो कविता के घर जाते हैं और बेल बजाते हैं। कविता बाहर निकलती हैं और इसी दौरान वो उनसे पूछ लेते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और कविता तुरंत बिना कुछ सोचे, जैसा कविता बताती हैं कि उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। और उसके बाद 1990 मई का महीना था, उसमें उन दोनों की शादी हो गई जो अंत तक बनी रही थी। विनोद फिल्म और जीवन दोनों में अपनी दूसरी पारी की शुरुआत कर चुके थे, मगर एक ऐसी पारी और भी थी जिसकी शुरुआत होनी थी। बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों से प्रभावित होकर विनोद ने सियासत में कदम रख दिया और 1997 में बीजेपी के साथ जुड़ गए। एक साल बाद लोकसभा चुनाव हुए। विनोद पंजाब की गुरदासपुर सीट से जीतकर लोकसभा पहुंच गए। 2009 तक वो इस सीट पर बने रहे, साथ ही फिल्मों में काम करते रहे, चाहे सलमान खान की कमबैक फिल्म वांटेड हो या शाहरुख की दिलवाले। अपने करियर में विनोद ने 120 से ज्यादा फिल्में की और आखिर तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे। इन्हीं दिनों जब लग रहा था कि विनोद का सफल जीवन अभी दूर तक जाएगा, उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसमें विनोद खन्ना काफी बीमार दिख रहे थे। उन्हें ब्लड कैंसर था। इस तस्वीर ने हर किसी को हैरान किया, परेशान भी किया। महीने भर पहले स्वस्थ दिख रहे विनोद अचानक से बिस्तर पकड़ चुके थे और अब धीरे धीरे मौत की तरफ जा रहे थे। 27 अप्रैल 2017 वो तारीख थी जब विनोद खन्ना के जीवन पर विराम लग गया। करीब आधे दशक तक हिंदी सिनेमा पर राज करने वाले विनोद खन्ना आज हमारे बीच भले ना हो, लेकिन उनका हुनर, उनकी फिल्में, उनकी एक्टिंग और उनकी दिलचस्प जिंदगी युवाओं को प्रेरित करती है और भरोसा दिलाती है कि एक विनोद खन्ना था जो परिवार का बना बनाया बिजनेस छोड़कर लड़ झगड़ कर हीरो बनने आया था और बना भी। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। कोई सुझाव या शिकायत हो तो जरूर बताएं। पता है radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और प्रोडक्शन किया है सूरज कुमार ने। साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। इजाजत दीजिए। शुक्रिया। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। Story Box with Jamshed Kamar Siddiqui, only on Aaj Tak Radio.